नमस्कार दोस्तों, स्नेह वंदन। मैं पुनः प्रस्तुत हूँ अपनी नई प्रस्तुति के साथ में। आज मेरी प्रस्तुति का समसामयिक विषय है मिशन चंद्रयान 3। भारत की चांद पर छलांग लगाने शुरू हो रही है आज उड़ान। वैज्ञानिकों की सफल कोशिशों से अब मुट्ठी में होगा आसमान। अनदेखे चांद की धरती पर रख कदम, बोला जाएगा जय जय हिंदुस्तान। भारत के आत्मनिर्भरता की यह उड़ान दुनिया में बनेगी नई पहचान। जी हाँ दोस्तों, मिशन चंद्रयान 2 की नाकामयाबी के 4 साल बाद इसरो अब उस अभियान को पुनः पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को आज दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया है। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाएगा और चांद को फतह कर वहां पर अपना तिरंगा लहराएगा। यह वह स्वर्णिम पल होगा जिस पर हम सब भारतवासियों को अभिमान होगा। चांद पर जाने की भारत की इस महत्वाकांक्षा को उड़ान भरते हुए हम और आप इतिहास में गवाही देंगे। 14 जुलाई 2023 की ये तारीख सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए भारत के लिए लिखी जाएगी। अंतरिक्ष में जाने की भारत की ये तीसरी कोशिश सफल होकर अपनी सफलता का डंका पूरे विश्व में बजवाएगी। चंद्रयान 3 के चांद के सफर पे जाने के लिए निकल गया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में अगर कामयाबी मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, चांद पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। चांद पर पहुंचना तो मंगल ग्रह से भी ज़्यादा चुनौती है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? तो यह मैं आपको कारण सहित बताऊंगी कि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। इसके कारण वहां पर लैंडिंग करना इतना आसान नहीं होता है। जबकि धरती पर जब आप और हम पैराशूट से कूदते हैं तो वायुमंडल की वजह से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, पर चंद्रमा पर ऐसा होना संभव नहीं होता है। मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल उपलब्ध है। नंबर 2, धरती पर जीपीएस की वजह से हम लोग लोकेशन को पता कर लेते हैं, पर चांद पर लोकेशन बताने वाला तो कोई सैटेलाइट ही नहीं है, जिसके कारण न तो लैंडिंग की पोजीशन मालूम होती है और न ही सतह से दूरी का पता चल पाता है। नंबर 3, मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग साउथ पोल पर होगी, जो बहुत ही अजीब जगह है। यहाँ सूरज क्षितिज में दिखाई देता है, जिससे वहाँ पर परछाई बहुत लंबी लंबी दिखाई देती है और इस लंबी लंबी परछाई की वजह से वहाँ की सतह बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन के भारत के लिए क्या लक्ष्य हो सकते हैं? तो सुनिए मिशन के लक्ष्य। नंबर 1, चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। नंबर 2, रोवर को चांद की सतह पर चलकर दिखाना। नंबर 3, मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है? 600 करोड़ की लागत से बना ये चंद्रयान 3 चंद्रमा पर स्थापित होने के लिए बेकरार है। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं कि 600 करोड़ की खर्च कर भारत और दुनिया को क्या हासिल होने वाला है। चलिए मैं आपको यह भी बताती हूँ कि चंद्रयान 3 से दुनिया के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है। चंद्रयान 3 के लाभ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के 2008 में चंद्रयान 1 के अपने 2 उपकरणों की मदद से चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक चंद्रमा को बेहद अहम मानते हैं। चंद्रमा पर मिशन भेजने के उद्देश्य को लेकर के नासा की वेबसाइट कहती है कि चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहाँ
पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि पृथ्वी पर ये साक्ष्य भूगर्भिक प्रक्रियाओं की वजह से मिट चुके हैं। नासा के मुताबिक वैज्ञानिकों को पृथ्वी के प्रारंभिक नए दृष्टिकोण पैदा करेगा और पृथ्वी, चंद्रमा प्रणाली और सौर मंडल कैसे बने और कैसे विकसित हुए, ऐसे ही कई सवालों के जवाब वैज्ञानिकों को मिल सकते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी के इतिहास और संभवतः भविष्य को प्रभावित करने में क्षुद्र ग्रह प्रभावों की भूमिका के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। नासा कहता है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उपस्थिति स्थापित करके मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को बढ़ाएंगे और अपने सौर मंडल के बाकी हिस्से उससे आगे पता लगाने के लिए तैयार होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने की बात आती है तो चंद्रमा एक खजाना है। चंद्रमा आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। भारत एक इकलौता देश है जिसने चंद्रमा पर तीसरी बार अपना यान भेजा है। इसके अलावा भी दुनिया की तमाम राष्ट्रीय और निजी अंतरिक्ष एजेंसियां लूनर मिशन भेज चुकी है या भेजने की तैयारी कर रही है। इन मिशनों को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि आज चंद्रमा पर खोज एक चुनौती मानी जाती है। पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण और अधिक विकिरण वाले वातावरण में अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रखना भी चिकित्सा शोधकर्ताओं के लिए एक अहम चुनौती है। चंद्रमा की खोज तकनीकी नवाचारों और अनुप्रयोगों और नए संसाधनों के उपयोग के लिए नए व्यावसायिक मौके भी मुहैया कराती है। अंततः चंद्रमा पर नई चौकियां स्थापित करने से लोगों और शोधकर्ताओं को पृथ्वी से परे ग्रहों और उपग्रहों तक अन्वेषण और बसावट का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड को बेहतर समझने के लिए यह खोज बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया में अपनी क्षमता दिखाने का एक बेहतर मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतर काम किए जाएंगे। दुनिया को ये दिखाने के लिए भी ये मिशन बहुत ज़रूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में कितने कारगर हैं। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है उसे समझने से पृथ्वी सहित सौर मंडल के इतिहास को समझने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है। इस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास किया जा सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र एक अलग ही तरह का क्षेत्र है। इसके कई हिस्सों पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती है। यह इलाके पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए हैं। यहाँ का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। यहाँ रोशनी की कमी और बेहद कम तापमान के कारण उपकरणों के संचालन में कठिनाई आती है। सभी जगह गड्ढे हैं और जो आकार में कुछ तो बहुत ही कुछ ही सेंटीमीटर के हैं और कुछ 1000 किलोमीटर तक फैले हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत ही अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण यहाँ कोई भी सामान बिना किसी बदलाव के जमा रह सकता है। चंद्रमा के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों में मिट्टी और चट्टानें भी बहुत उपयोगी हो सकती है। प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में सुराग भी दे सकती है। अंतरिक्ष मिशनों के चांद आवश्यक प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदर्शन के लिए और परीक्षण के लिए एक उपयुक्त परीक्षण मंच हो सकता है। और चंद्रमा पर बहुत सारे मूल्यवान खनिजों की
उपलब्धता भी हो सकती है, जिसमें प्लेटिनम और चांदी जैसे खनिज भी मिल सकते हैं। या इस पर पहुंचकर इंसान एक बहुत अच्छा स्रोत खोज सकता है। चंद्रमा पर पहुंच करके अंतरिक्ष अड्डे भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरी प्रस्तुति को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपको मेरी ये प्रस्तुति कैसी लगी? अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आती है तो आप इस पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।